अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग 8601 चैप्टर 1, ठीक है, उसका लास्ट टॉपिक आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको इस चैप्टर के, ठीक है, किसी भी टॉपिक की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ मैंने तमाम लिंक्स शेयर कर दिए हैं, ठीक है, आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट्स अ टीचिंग टेक्निक्स। टीचिंग टेक्निक्स के टॉपिक की पहली हेडिंग है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। पहली टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप सब वैसे भी इस टॉपिक से अवेयर होंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा एलेबोरेटिव वे में पढ़ने जा रहे हैं। ये भी एक ग्रुप बेस्ड टेक्निक होती है, ठीक है। इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ़ आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हैं अपने दिमाग पे, ठीक है जी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसे हो, कोई टॉपिक हो, उसके मुतालिक आपको लिखने का कहा जाए तो आप क्या करते हैं, अपने दिमाग में सोचते रहते हैं और जो भी आपके दिमाग में आता है आप फ़ौरन से वो लिख देते हैं, ठीक है। आपने उस वक्त सॉर्ट आउट नहीं करना है कि आया मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं, या जो मेरे दिमाग में आया है वो उस टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं, या वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है या नहीं। आपने ये नहीं सोचना, ठीक है। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन, आपने उसे लिखते जाना है। बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम अपने जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स हमारे दिमाग में बने हुए हैं ना, उनको तोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम देखिए, हम इसी चीज़ में फंसे रहते हैं कि ये सही है या ये गलत है। ये चीज़ें हमारी काम में रुकावटें बनती हैं। लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपको फ्री ऑफ आइडियाज़, ठीक है, मैसर करती है। आप खुले जहन से सोचते हैं, ठीक है। जो जहन में आया आपने लिखना है, जो जहन में हाउएवर इट इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक और नॉट, आपने वो लिखना है। अच्छा जी, इसके कुछ रूल्स हैं, वो हम देखते हैं। दैट्स द फोकस ऑन क्वांटिटी, यानी हमने सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करना है कि हमारे जहन में जो और जितना आता रहे वो हम लिखते जाएं, ठीक है। एक वक्त आएगा कि आपका दिमाग भी सोचना बंद कर देगा, फिर पहले आप क्रिएटिव सोचेंगे, ठीक है। वाकई जो उससे रिलेटेड होगा या जो अच्छा होगा वो आप लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि आप कहेंगे नहीं, बस मज़ीद कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आपने लार्ज नंबर ऑफ़ आइडियाज़ को सोचना है। जितने आइडियाज़ आपके जहन में आ रहे हैं आपने वो लिखने हैं। नो क्रिटिसिज्म, देखिए इसमें ये होता है कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे होते हो, बस आपके जहन में आ रहा होता है, आप इसको लिख रहे होते हो। आप ये नहीं कह रहे होते हो कि ये गलत है या ये सही है। इसमें क्रिटिसिज्म शामिल नहीं होता, ठीक है। अगर ग्रुप में ये एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, इंडिविजुअली भी की जा सकती है, ग्रुप में की जा रही है, तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा होता, फ्री दिया जाता है, ठीक है। फ्री हैंड दिया जाता है कि आप जो है अपने आइडियाज़ को लिखते जाइए। यहाँ क्रिटिसिज्म पुट ऑन होल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। ये एक अच्छा मुझे लगा स्टेटमेंट जो बुक में लिखा गया है, तो आप ये लिखिए तो अच्छा लगेगा। अनयूजुअल आइडियाज़ आर वेलकम, ठीक है। वो वाले आइडियाज़ भी ध्यान में आ रहे होते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड होते ही नहीं हैं, लेकिन हम स्टिल उसे लिख रहे होते हैं, ठीक है। हमने हर किस्म के आइडिया को वेलकम करना है। किसी भी पर्सपेक्टिव से आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, आपने उसको लिखना है। कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज़। अब इसमें क्या होता है, देखिए, एक सिंगल आइडिया आपके जहन में आ रहा हो ना, चाहे वो अच्छा हो हर बार, ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो अच्छा ना हो, लेकिन कभी मल्टीपल आइडियाज़ आपके जहन में जब आते हैं ना, तो आप एक दो आइडिया की कॉम्बिनेशन लेके एक नया आइडिया खस करते हैं ना, तो वो कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ निकल आती है। एक स्टेटमेंट है 1 + 1 = 3, तो वो यहाँ बैठती है, ठीक है। यानी कि इतना अच्छा निकल आता है कि आपको 3 गुना फ़ायदा हो जाता है। आ रही है समझ में, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया है, ये टेक्निक किस बेस पर है कि ये आपको स्टिमुलेट करती है कि आप आइडियाज़ अपने दिमाग में डेवलप करें, बिल्डअप करें, ठीक है। तो फिर फाइनली आपका दिमाग खुलता जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली हम किसी सवाल का जवाब लिख रहे होते हैं तो हम सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं, ठीक है, जो हमारे जहन में लग रही होती है कि सही है, एंड देन दैट्स इट। हम मज़ीद उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन यहाँ आपके दिमाग को मज़ीद से मज़ीद इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं, आउटलाइन ऑफ द मेथड। जिस प्रोसीजर के थ्रू आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग को अपने क्लास में अप्लाई करना है, तो ये वो प्रोसीजर बता रहे हैं। सेट द प्रॉब्लम, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम डिफ़ाइन करनी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है जिसके बारे में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो आपने पहले उसे डिफ़ाइन करना है, ठीक है जनाब। प्रॉब्लम ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम सवालिया होनी चाहिए, ठीक है जी।
अगरचे सिचुएशन ऐसी है कि प्रॉब्लम बहुत लंबी है तो आप इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। क्वेश्चन को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, स्मॉल कंपोनेंट्स में। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह का होना चाहिए, जैसे बुक में दिया गया है, व्हाट सर्विस फॉर मोबाइल फ़ोन्स इज़ नॉट अवेलेबल नाउ बट नीडेड। ऐसी कौन सी मोबाइल सर्विस है जो उस वक्त अवेलेबल तो नहीं है लेकिन उसकी ज़रूरत है, ठीक है जनाब। नाउ द क्रिएट अ बैकग्राउंड मेमो। बैकग्राउंड मेमो में क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशनल या इन्विटेशनल लेटर होता है जिसमें आप पार्टिसिपेंट्स को भेजते हैं, ठीक है। उसमें सेशन का नाम होता है, जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस करनी है वो लिखी होती है, टाइम, डेट और प्लेस मेंशन होगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्वेश्चन की फॉर्म में डिफ़ाइन की गई होगी, कुछ एग्जांपल्स भी मज़ीद एक्सप्लेनेशन के तौर पर दिए गए होंगे। जो आइडियाज़ या जो एग्जांपल्स आपने दी हुई होंगी वो बेसिकली सॉल्यूशन होंगे। वो क्यों दिए गए होते हैं, वो इसलिए दिए गए होते हैं कि अगर सेशन स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, लोग बोर होने लगते हैं तो आप मतलब या ट्रैक से हटने लगते हैं तो आप उन सॉल्यूशंस को इंड्यूस करते हैं उस वक्त मीटिंग में, ताकि वापस से क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगते हैं और लोग एक्टिव हो जाएं। नाउ द सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स में क्या होता है कि जो बेसिकली चेयरमैन होता है ना उस ब्रेनस्टॉर्मिंग पैनल का, उस टीम का, वो डिज़ाइन करता है पूरा वो कि उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से शामिल होंगे और कौन से नहीं। तो बेसिकली वो पार्टिसिपेंट्स और आइडिया कलेक्टर दोनों उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ज़्यादा ना शामिल हों, ज़्यादा ग्रुपिंग में लोग ना हों, ठीक है, मतलब लोगों की तादाद ज़्यादा ना हो, थोड़ी हो, क्योंकि वो हमें कंस्ट्रक्टिव रखना है, हमें प्रोडक्टिव रखना है ना अपनी मीटिंग। तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो वो मैनेजेबल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं रहेगा। अच्छा जी, बेसिकली 3 किस्म के लोग उसमें शामिल होते हैं। एक वो जो कि कोर मेंबर्स होते हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया वो होता है। दूसरे वो जो कि आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट होते हैं लेकिन उस प्रॉब्लम से एफिलिएटेड होते हैं, एफिनिटी होती है उसको, ठीक है। तीसरा आइडिया कलेक्टर होता है जो उनके आइडियाज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है। किन के आइडियाज़ को, उन पार्टिसिपेंट्स के जो कि अपने आइडियाज़ दे रहे होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो आइडिया कलेक्टर कहलाता है। आगे आते हैं क्रिएट अ लिस्ट ऑफ लीड क्वेश्चंस। देखिए इसमें क्या होता है, वही वाली बात रिपीट की गई है कि जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तब तो वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप चल रहा होता है, ठीक है, नई नई बातें सबके जहन में आ रही होती हैं। लेकिन जैसे ही जब टाइम पीरियड काफ़ी गुजर जाता है तो सेशन स्लो डाउन होने लगता है, लोग बोर होने लगते हैं, क्योंकि आइडियाज़ एक हद तक आते हैं, एक वक्त तक आते हैं, उसके बाद नहीं आते। तो फिर वो लीडिंग क्वेश्चन हम पहले से डिज़ाइन करके जाते हैं, ठीक है, कि उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि कैन वी कंबाइन दिस आइडियाज़, मतलब अभी उसे एक चेयरमैन कहता है कि हम क्या चले हम आइडियाज़ को कंबाइन करते हैं अभी, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, विच द चेयरमैन हैज सजेस्टेड एट द स्टार्ट। अगर हम इस चीज़ को इस पर्सपेक्टिव से देख ले तो कैसा लगेगा, ठीक है। इस किस्म के सवालात जो हैं वो चेयरमैन तैयार करके जाता है कि अगर सेशन में कोई स्लो डाउन आ रहा हो तो वो उसको वापस से रीएक्टिवेट कर सके। नाउ द सेशन कंडक्ट। चेयरमैन जो कि लीड कर रहा होता है सेशन को, ठीक है, तो वो उसको इंश्योर होना चाहिए कि वो बेसिक रूल्स जो हैं वो फॉलो करवा रहा है और कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए पहले 4 रूल्स जो सेशन कंडक्ट के हैं, जो स्टेप्स हैं, वो तो वही हो जाएंगे जो उसके रूल्स हैं। रूल्स में हमने क्या पढ़ा था, फोकस ऑन क्वांटिटी, नो क्रिटिसिज्म, अनयूजुअल आइडियाज़ एंड कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज़, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स तो उसी के बन जाएंगे कि सबसे पहले चेयरमैन आइडिया जो है वो प्रॉब्लम जो है वो अपने प्रेजेंट करेगा, ठीक है जनाब, और पैनल को कहेगा कि अपने आइडियाज़ दें। अगर आइडिया नहीं आ रहे तो वो अपनी क्रिएटिविटी को इनकरेज करने के लिए अपने सजेशंस देगा, ठीक है। हर पार्टिसिपेंट अपना आइडिया देगा और आइडिया कलेक्टर उसे रिकॉर्ड करेगा। अगर एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट आइडियाज़ दे रहे हैं तो फिर उस आइडिया को अहमियत दी जाएगी जो कि सोल्यूशन से नियर टू होगा, ठीक है, जो सोल्यूशन से एसोसिएट होगा। और चूँकि वो चेयरमैन हैं, ही मस्ट बी नो कि कौन सा पार्टिसिपेंट का कौन सा आइडिया ऐसा है कि जो रिलेटेड टू सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स को मौका दिया जाएगा कि वो अपने आइडियाज़ को एलेबोरेट करें, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाइक कराएं, ठीक है।
और जब सेशन का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो चेयरमैन तमाम आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करेगा रिस्पेक्ट टू द टॉपिक गोल, जो सबसे एसोसिएटेड होगा उसे ऊपर रखा जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अगर मज़ीद आइडियाज़ की ज़रूरत होगी तो वो उसे लिखेंगे, उसे भी जनरेट करेंगे। आइडियाज़ को कैटेगराइज कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद जब लिस्ट कंप्लीट हो गई तो उसे रिव्यू किया जाएगा ताकि सब लोग अंडरस्टैंड कर सकें आइडियाज़ को, ठीक है, एक दूसरे के। दूसरा, अगर कोई डुप्लिकेट आइडिया है, दो लोग एक जैसा भी तो सोच सकते हैं ना, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, या वो आइडिया जो कि सोल्यूशन के मुताबिक नहीं है उनको भी रिमूव कर दिया जाए, ठीक है जनाब। फिर एंड ऑफ द सेशन में चेयरमैन जो है वो थैंक्स करेगा सबको, ठीक है, एंड गिव्स ईच अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। आगे बढ़ते हैं जी। प्रोसेस में भी जो है वो इसी की मज़ीद एक्सप्लेनेशन ही दी गई है कि जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, अगर वो अपना आइडिया नहीं प्रेजेंट कर पा रहे, ठीक है, तो उन्हें कहा जाएगा कि आप लिख लीजिए, हम बाद में शेयर कर लेंगे। आइडिया कलेक्टर जो होगा वो तमाम आइडियाज़ को नंबरिंग करेगा, ठीक है। अगर सेशन में कोई ब्रेक आ रहा है या दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो आप यही कह सकते हैं कि आपने 44 आइडियाज़ डिज़ाइन कर लिए हैं, जनरेट कर लिए हैं, अब बाकी हम लेट्स स्टार्ट। आइडिया कलेक्टर क्या करेगा, आइडियाज़ को रिपीट भी करेगा जो उसने लिखा है, ठीक है, ये कंफर्म करने के लिए कि जो आइडियाज़ ओरिजिनेटर हैं उन्होंने यही कहा है, ठीक है। जब वही बात रिपीट की गई है कि जब पार्टिसिपेंट्स के पास आइडियाज़ ज़्यादा होंगे तो मोस्ट एसोसिएटेड जो आइडिया होगा उसे लिया जाएगा, ठीक है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन में कोशिश किया जाएगा उन लोगों को लिया जाए जो कि मैनेजर्स और सुपीरियर्स ना हों, ठीक है, क्योंकि एक तो वो ये है कि वो अनयूजुअल आइडियाज़ नहीं देते, ठीक है। दूसरा, ये जो शुरू के 4 बेसिक रूल्स हैं वो उनको तोड़ने का बाइस बनते हैं, ठीक। तो द प्रोसेस में ये सारी डिस्कशन लिखी है, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी आप लोगों को। ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तरफ। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या है कि चूज़ एंड यूज़ इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल टूल अमंग द डिफरेंट पोटेंशियलिटीज़ टू रीच द टारगेट। यानी हमें बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम करना है। अब हम जोन सा टूल उस प्रॉब्लम के लिए मोस्ट सूटेबल है हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है जी। इसमें बेसिकली हम लोग पूरा प्रोसीजर साइंटिफिक मेथड का ही अप्लाई कर रहे होते हैं, और साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं उसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग भी कर रहे होते हैं, डिसीजंस भी ले रहे होते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, और इस प्रोसीजर में हम लोग एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जनरेट करते हैं, उसको हम जनरलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, टू जनरलाइज और मेक सिंथेसिस, का मतलब हाइपोथेसिस जनरेट करना। इसके स्टेप सीख लेते हैं। चूज़ टॉपिक, ठीक है, टॉपिक को आपने चूज़ करना है, किस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, ठीक है। फिर आपने डिलिमिटेशन करना है प्रॉब्लम को। देखिए, आपने एक दफ़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग को सही से समझ लिया ना तो सारे प्रोसीजर्स बेसिकली वही मैनिपुलेट होकर आ रहे होते हैं। अब उसमें भी यही था, प्रॉब्लम बड़ी ना हो, उसे लिमिटाइज़ करें, तो यहाँ भी यही है, उसे लिमिटाइज़ करना है, ठीक है, लिमिटाइज़ करना है प्रॉब्लम को आपने। फिर दूसरा, प्लानिंग द एप्लीकेशन। अब आपने जो कुछ भी प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है, उसको आपने सारा प्लान करना है। पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, ठीक है, किस वे में लेकर चलना है, कौन कौन इंक्लूड होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपने प्लान करनी है, ठीक है। इसी तरह जो आपने प्लान की है उस पर आपने रिटन फॉर्म में एक वर्किंग गाइड बना लेनी है सारी, ठीक है जी, प्रिपेयर कर ले वो भी। अब आपने सोर्सेस, ठीक है, सोर्सेस तो चाहिए होंगी, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हैं, क्या चाहिए, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी हैं। जब ये सारी चीज़ें हो गई, अब आपने फाइनली प्रॉब्लम को एग्ज़ामिन करना शुरू करना है, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकली उसे परफॉर्म करके एग्ज़ामिन कर रहे हैं, फिर आपने उसका कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। फिर आपने टॉपिक्स को, व्यूज़ को, फाइंडिंग्स को फाइनली डिस्प्यूट कर देना है, ठीक है जनाब। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है। बुक में सारे पॉइंट्स की सूरत में लिखे गए हैं, तो मैंने सिर्फ मैंने वो नहीं लिखे क्योंकि वो पॉइंट्स की सूरत में ऑलरेडी बुक में लिख दिए गए थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ हेडिंग डाली और आपको सिर्फ समझाऊंगी ताकि वो आपको जहन नशीन हो जाए। मुझे सुन लीजिए, फिर बुक से पढ़ लीजिएगा। दूसरा, जब आप स्टूडेंट इस वे में चलता है तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, ठीक है जनाब।
वो उसकी हैबिटेट बन जाती है कि जब भी वो कोई काम करता है तो एक ऑर्गेनाइज और रेगुलर वे में करने लगता है। अब स्टूडेंट जब साइंटिफिक मेथड के थ्रू चल रहा है तो डेफिनेटली एक साइंटिफिक नज़रिया लेकर चलेगा, साइंटिफिक सोच लेकर चलेगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें उसको आ जाएंगी। लर्निंग में वैसे ही उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा जब वो प्रैक्टिकली खुद से परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैदा हो जाती है, नहीं ये काम करना है, अब ये मेरे सर आ गया है, अब इस तरह से करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अगर स्टूडेंट आइंदा ज़िंदगी में इससे रिलेटेड इसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करता है ना, तो उसमें बहादुरी होती है, वो उसको फेस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो इससे एक्सपीरियंस्ड हो चुका होता है, ठीक है जनाब। और फिर आप जब कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के आइडियाज़ भी शेयर हो रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से हेल्प भी हो रही होती है, एक दूसरे से फ़ायदे भी मैसर आ रहे होते हैं, लॉजिकल वे में थिंकिंग पावर पैदा हो जाती है, ठीक है जनाब। अब हाइपोथेसिस जनरेट करना, अब इसमें यही है ना, आप हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हैं, फिर उसको कैसे लेकर चलना है, एक प्रॉब्लम आपके पास आए तो उसे किस तरह से प्लान करना है, ये सारी चीज़ें बच्चा सीख जाता है, नए नए आइडियाज़ अडॉप्ट करता है। तो फिर वो आइंदा ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए जो से डिसीजंस लेने होते हैं ना, वो उसमें बहुत देर नहीं लगाता, वो जल्दी से ले लेता है, ठीक है जनाब। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वो ये है कि इसमें टाइम बहुत लगता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, कभी कभार रिसोर्सेज होते हैं, कभी नहीं होते हैं, ठीक है। और तमाम डिसिप्लिन्स में यही वाला आइडिया अप्लाई नहीं हो सकता, साइंटिफिक मेथड हर डिसिप्लिन में अप्लाई नहीं हो सकता। स्टूडेंट पे कुछ बर्डन भी आ जाता है, क्योंकि ये अगर कोई रिसर्च हो या थीसिस से एफिलिएटेड हो तो उसको ये आइडिया होगा, तो ये उसी की बात की जा रही है बेसिकली, तो इट्स रियली अ बर्डनाइज्ड थिंग, ठीक है। तो अगर वो बाकी सब्जेक्ट्स भी साथ में लेकर चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है, इसमें कुछ शक नहीं है। अच्छा जी, कभी कभार इस तरह की लर्निंग करना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में दो किस्म की टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, यह ख़ुद भी एक टेक्निक है, लेकिन इसके अंदर भी फर्दर दो किस्म की टेक्निक्स हैं जिनमें इंडक्शन और डिडक्शन का नाम लिया जाता है। बहुत आसान है। देखिए, इंडक्शन में होता है कि आपको केस दे दिया जाता है, ठीक है, उसको आप ऑब्ज़र्व करते हो, केस दे दिया जाता है, इसका मतलब ये आपको डेटा दे दिया गया है, सही है। मैं आपको मिसाल, बहुत पुरानी आपकी मिसाल क्लासेस की समझाऊंगी, जो साइंस के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ी होगी, ये बहुत फैल रहा है, ठीक है। तो इस इलाके में इतने पेशेंट्स रिकवर किए गए, डिस्कवर किए, इस इलाके में उतने पेशेंट्स किए गए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एनालाइज करना है डेटा। तो डेटा मुझे दे दिया गया, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, जिसमें आपको डेटा दे दिया जाता है। अब मैंने एनालाइज़ किया और मैंने देखा कि वो इलाके जहाँ गंदा पानी है, जहाँ मच्छर ज़्यादा हैं, तो वहाँ ये बीमारी ज़्यादा पाई जा रही है, ठीक है। तो मैंने इसे ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। ऑब्ज़र्व करने के बाद मैंने एक हाइपोथेसिस दे दी, ठीक है, क्योंकि मैंने जब मज़ीद इसमें स्टडी किया तो मुझे पता ये चला कि मच्छर के स्लाइवा में एक जरासीम पाया जाता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। जब मच्छर इंसानों को बाइट करता है तो वो प्लाज्मोडियम इंसान के खून में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को मलेरिया हो जाता है। तो मैंने एक हाइपोथेसिस दे दी कि मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम विच इज़ प्रेजेंट इन द स्लाइवा ऑफ द मॉस्कीटो। ये मैंने हाइपोथेसिस दे दी, दिस इज़ इंडक्शन। ये हाइपोथेसिस दे दी, जनरलाइजेशन दे दी, एब्स्ट्रैक्ट दे दिया, जो भी आप कहें। अब डिडक्शन में क्या है, डिडक्शन में आपको डेटा नहीं दिया जाता, ठीक है। डिडक्शन में आपको डायरेक्ट रूल और लॉ दे दिया जाता है, इसके ये करने से ये होता है। अब आपने क्या करना है, उसको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में अप्लाई करना होता है। आपको जनरलाइजेशन दे दी जाती है, हाइपोथेसिस दे दी जाती है, और आपने उसको फिर डिफरेंट मेथड्स में अप्लाई करना होता है, ठीक है जनाब। ये इंडक्शन और डिडक्शन में फ़र्क होता है। अगली टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं, दैट्स अ कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक। ये एक टीम वर्क बेस्ड होती है, नाम से ज़ाहिर है कोऑपरेटिव, ठीक है जी। स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी यूज़ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, ठीक है। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट एबिलिटीज़ के हैं, मिल बैठते हैं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है जनाब। एलिमेंट्स क्या हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं सारे, ठीक है। और पॉजिटिव का मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, सब पॉजिटिवली ही चल रहे होते हैं, ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा होता है, आमने सामने बैठे हुए होते हैं। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, उसी वक्त अकाउंटेबिलिटी साथ में हो रही थी, जजमेंटल हो रही
मतलब जजमेंटल का मतलब ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह एक ने कोई शेयरिंग की है तो दूसरा उसको उसी वक्त अकाउंटेबल कर लेगा कि नहीं, माइट इज़ इट राइट और रॉन्ग। ठीक है जी। इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों की अकाउंटेबिलिटी एक साथ चल रही होती है सही गलत के एतबार से। दूसरा, इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स। ठीक है, इसमें सोशल स्किल्स बेसिकली बात की जाए तो वो डेवलप होते हैं। एक दूसरे से बात कैसे करनी है, एक दूसरे से कम्युनिकेट रिलेट कैसे, ठीक है, रिलेशन कैसे रखना है आप लोगों ने, कैसे एक दूसरे के साथ काम लेकर चलना है, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी जॉब। स्पेशली जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान आपको मिलते हैं, उनके साथ बैठ कर कभी कभार आप ऐसे शख्स के साथ आपको टीम बनाकर काम करना पड़ता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता जिसके आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ता है। तो ये सोशल स्किल्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें हम सीखते हैं। फिर ग्रुप प्रोसेसिंग। ठीक है, ग्रुप को कैसे लेकर चलना है, ये सारी चीज़ें, ये ग्रुप है। ठीक है, आगे क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट यूज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग पे बेसिकली बेस करती हैं। ठीक है, बहुत मज़े की टेक्निक्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो क्लासरूम में टीचर अगर करे तो बच्चे बहुत दिलचस्पी से पढ़ेंगे। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले है जिक्सॉ। जिक्सॉ में क्या होता है कि ये पज़ल एक तरह का गेम होता है कि जिसमें आप एक पिक्चर हो, उसको आप डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो और फिर बच्चों को कहें कि ये पिक्चर जोड़ के दिखाएं। ठीक है, तो ये जिक्सॉ कहलाता है। या फिर आप थ्री स्टेप इंटरव्यू करें। 3 स्टेप इंटरव्यू में क्या होता है, एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू होता है और एक नोट टेकर होता है। एक इंटरव्यू लेने वाला होता है, एक इंटरव्यू देने वाला होता है और तीसरा नोट करने वाला होता है, इन सबको रिकॉर्ड करने वाला होता है। ठीक है जनाब। नाउ थिंक पेयर शेयर। पढ़ने से पहले, टॉपिक पढ़ने से पहले आइडियाज़ की शेयरिंग को थिंक पेयर शेयर कहते हैं। ठीक है, टॉपिक पढ़ने से पहले अगर टीचर उनसे डिस्कशन करे, उनसे आइडियाज़ की शेयरिंग करे तो ये थिंक पेयर शेयर हो गया। राउंड रोबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। राउंड रोबिन में क्या होता है, टेबल के अराउंड स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, टीचर अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है। ठीक है, हर स्टूडेंट टेबल के सराउंड पे खड़ा हुआ टीचर ने जो सवाल किया है उसका जवाब सोचता है और लिखता है। ठीक है, इंडिविजुअली। 3 मिनट रिव्यू, नाम से जाहिर है 3 मिनट का रिव्यू देना होता है। नंबर्ड हेड्स में क्या होता है कि ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और हर ग्रुप के बच्चे को नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये तमाम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, टीचर प्रॉब्लम बताता है, वो टीचर स्टूडेंट जो है वो सुनता है, स्टूडेंट जो है अपनी आइडियाज़ शेयर करता है। लेकिन बस इसमें यह है कि नंबर हेड्स में ये है कि तमाम ग्रुप के मेंबर्स को नंबरिंग कर दिया जाता है। टीम पेयर सोलो, इसमें क्या है, ग्रुप्स बना दिए गए हैं और हर स्टूडेंट को उसकी अलग प्रॉब्लम दी गई है। ठीक है, हर स्टूडेंट को डिफरेंट प्रॉब्लम्स दी गई हैं। सर्कल द सेज। सेज उसको कहते हैं कि एक ऐसा बंदा जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, जिसने अपनी नॉलेज को शेयर करना हो, उसको सेज कहते हैं। अब सपोज टू भी 4 सेज हैं, तो वो 4 बंदे खड़े हुए हैं जिन्होंने नॉलेज को शेयर करना है। तो हमने जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स के पहले से, हर ग्रुप का एक बंदा सेज के पास चला जाएगा। ठीक है, और फिर इस तरह 4 ग्रुप बनाएं तो चारों ग्रुप के 4 बंदे उन चारों सेज के पास चले जाएंगे। और ये याद रहे कि एक सेज के पास ग्रुप के 2 बंदे ना जाएं, एक स्पेसिफिक ग्रुप के 2 बंदे एक सेज पर ना जाएं। ठीक है, ताकि अगर ये 4 बंदों का ग्रुप है और 4 सेज हैं तो चारों अलग अलग सेज के पास जाएंगे। ठीक है, ताकि सबके पास एक्सपीरियंस आ जाएँ और सबके पास नॉलेज आए। ठीक है, तो ये था क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट यूज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में भी वही सारे पॉइंट्स आने हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। हर किसी को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ती है, फेस टू फेस लर्निंग हो रही होती है, कोऑपरेशन का एटमॉस्फेयर पैदा हो रहा होता है, हर कोई डिफरेंट ओपिनियन दे रहा होता है, डिफरेंट, ठीक है, वेरिड कंट्रीब्यूशंस होती हैं। ठीक है जनाब, कोऑपरेशन की स्किल्स बढ़े होते हैं, नेगोशिएशन की स्किल्स बढ़े होते हैं, हर कोई खुद से डिसीजन दे रहा होता है। ठीक है, उसकी अपनी ऑटोनॉमी होती है, टीचर को बताना नहीं पड़ता किसी को। ठीक है, और इस तरह के छोटे ग्रुप्स जो बनते हैं उसमें स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने का ज़्यादा मौका मिलता है एज़ कम्पेयर टू होल क्लासरूम। डिसएडवांटेजेस भी ये हैं, कुछ हैं कि नॉइज़ी हो जाता है। ठीक है, सब अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, शोर मच जाता है, कभी कभार कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आप क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो तो
ग्रुपिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वाकई में ग्रुपिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है जनाब। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस तरह पढ़ना पसंद नहीं करते, बल्कि वो टीचर की अटेंशन मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्हें टीचर के साथ पढ़ना होता है। तो ये तमाम इसके डिसएडवांटेजेस थे। तो हम आते हैं अपनी अगली टेक्निक, दैट्स द ड्रामा टेक्निक की तरफ। इस टेक्निक की बहुत सारी सब टेक्निक्स हैं जो लिखी हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं इनफॉर्मल ड्रामा। इनफॉर्मल ड्रामा वो ड्रामा होते हैं जिसकी प्रिपरेशन नहीं की गई होती, जो लिखा नहीं गया होता, जो एक्सीडेंटली परफॉर्म हो जाए। ठीक है, रोल प्लेइंग में ये होता है कि स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर होकर जाते हैं, उसके बाद वो ड्रामा परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं। फॉर्मल ड्रामा में तो बाकायदा सब टीचर का कंट्रोल होता है। वो जैसा नहीं, वो आपको डायलॉग्स दिए हुए होते हैं रिटन फॉर्म में, आप उन्हें डिलीवर कर रहे होते हो। पपेट्स में ये होता है कि स्टूडेंट पपेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो वो चाह रहे होते हैं वो पीछे से बोल रहे होते हैं। अच्छा जी, पेंटोमाइम में क्या होता है कि आपने बोलना ही नहीं होता, आपने गेस्चर्स के थ्रू परफॉर्म करना होता है। जैसे अगर मैं मुंह धोने जा रही हूँ तो मैंने मुंह धोकर बताना है, मैंने मुंह से नहीं बोलना। ठीक है, गेस्चर्स के थ्रू आप परफॉर्म कर रहे होते हो। फिंगर गेम में क्या है, स्टूडेंट्स को स्टोरी दे दी जाती है, वो उसने फिंगर से परफॉर्म करना होता है। ठीक है जनाब। तो एडवांटेजेस और एडवांटेजेस तो 2-4 आपके जहन में खुद ही आ गए होंगे कि ये बहुत फ़न है। ठीक है, बच्चा खुद इन्वॉल्व होकर सीख रहा है, इसकी तो बात ही कुछ और है। बोलने की सलाहियत, डायलॉग्स बोलने की सलाहियत पैदा हो रही है, तो यानी लैंग्वेज इम्प्रूव हो रही है। कम्युनिकेटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इन तमाम के स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है जनाब। सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करना है, मज़ीद एक्सप्लोरेशन हो रही है, मज़ीद ये चीज़ एलेबोरेट हो रही है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि टाइम बहुत कंज्यूमिंग, ठीक है, एक्टिविटी है ये। कॉस्ट्यूम्स कहाँ से लाएंगे, डेकोरेशंस कहाँ से होंगी, फ़िज़िकल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा, स्टूडेंट्स लिमिटेड हैं या स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये भी बोरिंग का कॉज बन जाता है। कभी कभी स्टूडेंट सेल्फ कॉन्शियस हो रहा होता है, नहीं परफॉर्म करना चाह रहा होता, और जब बहुत सारे बड़े ग्रुप्स होते हैं तो उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं होता करना। कुछ स्टूडेंट्स थ्रेटन महसूस कर रहे होते हैं, नहीं मैं उसके साथ नहीं परफॉर्म करना चाहता। ठीक है, समवन एल्स। तो ये तमाम थी हमारी टेक्निक्स। मैंने सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के समझा दिए हैं। अगर आपको फिर भी मज़ीद किसी चीज़ को समझना है तो आप कमेंट में ज़रूर शो कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर वीडियो की फॉर्म में उसका जवाब दूँगी इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग 8601 के चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग 8601 कोर्स कोड चैप्टर नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।